नमस्कार। नई सुबह, नई सोच, नए अवसर और देश दुनिया की हर बड़ी हलचल के साथ आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हर सवेरा लेकर आता है उम्मीदों की नई किरण और इन्हीं उम्मीदों को खबरों के जरिए आप तक हम पहुंचाएंगे नया सवेरा के माध्यम से। नया सवेरा में बात होगी नए भारत की, विकास की रफ्तार की, अर्थव्यवस्था की नई दिशा की, खेल, सेहत, टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की बड़ी खबरें होने वाली है। यानी हर वो जानकारी जो आपके दिन की बेहतरीन शुरुआत बनाए। आज बात होगी मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में दिखी भारत ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे की। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर भी होगी हमारी खास नजर। चुनाव आयोग में टीएमसी के दावे पर अहम घटनाक्रम की भी करेंगे बात और फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में फ्रांस की शानदार एंट्री की भी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दिखी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। अपने समकक्ष एंथनी अल्बनीजी के साथ मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व खिलाड़ियों से की बात। ऑस्ट्रेलिया के बाद आज से 2 दिन के न्यूजीलैंड दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी और मजबूती। अमेरिका ईरान के बीच तेज हो रही जंग। ईरान बोला हॉर्मुज में दखल दिया तो भुगतने होंगे परिणाम। अमेरिका का 2 दिन में 170 ठिकानों पर हमला। असली नकली टीएमसी के दावे को लेकर ऋतव्रत बैनर्जी के पास जवाब दाखिल करने का अंतिम दिन। चुनाव आयोग में ममता गुट पहले ही दे चुका है जवाब। और लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस की एंट्री। एम्बापे और डेम्बेले के गोल से मोरक्को पस्त। आज देर रात स्पेन और बेल्जियम की भिड़ंत। नया सवेर में सबसे पहली खबर भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और आज ऑस्ट्रेलिया में उनका अंतिम दिन है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी देखने को मिली है। और इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंथनी अल्बनीज साथ नजर आए। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल मैदानों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ से मुलाकात की और उन्हें उनकी पिछली मुलाकात की एक तस्वीर भी भेंट की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान लिसा स्थालेकर से भी मुलाकात की। लिसा भारतीय मूल की पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई रग्बी खिलाड़ियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे युवा खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक मैदान का दौरा किया। ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में क्रिकेट की खास भूमिका को दर्शाता है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दिखी है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ शेन वॉन स्टैंड का भी दौरा किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शेन वॉन स्टैंड की, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में है। और शेन वॉन स्टैंड अपने आप में एक ऐतिहासिक स्टैंड है। यहाँ से स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी दिखती हुई नजर आई, यानी कि स्पोर्ट्स के जरिए कैसे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को यहाँ गति मिल रही है, साफ तौर पर देखा गया। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा किया और वहां कई युवा खिलाड़ियों से भी मुलाकात की।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने तकनीक को ही नहीं बल्कि खेल को भी डेमोक्रेटाइज किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 में भारत कॉमनवेल्थ का आयोजन करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बिग बैश लीग के भारत में होने वाले आयोजन पर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी लीग का भारत में इवेंट ज्यादा पहुंच और व्यूअरशिप की गारंटी है। स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। मेलबर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल दोनों देशों को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी है। अल्बनीज़ी ने यह भी कहा कि खेल एक गंभीर उद्योग है और भारत के साथ खेल सहयोग को बढ़ाकर दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की पुरुष T20 क्रिकेट लीग बिग बैश लीग अपने 16वीं सीजन की शुरुआत भारत से करने वाली है। 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। Mr. Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते लगातार मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें खेल सहयोग भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है राकेश थपलियाल, साथ ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर अरुण शर्मा इस समय मौजूद है। सबसे पहले खेल पत्रकार राकेश थपलियाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और आज जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिला है वो क्रिकेट से के जरिए किस तरीके से कूटनीतिक और राजनीतिक संबंधों को एक नई परिभाषा यहाँ भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते देते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश जी, यहाँ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, एक बेहतरीन नजारा देखने को मिला आज भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों के बीच, जहां स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी देखने को मिली है। क्रिकेट के जरिए संबंधों की एक नई परिभाषा यहां से लिखी जा रही है और क्योंकि क्रिकेट एक बड़ा कनेक्ट है दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब मल्टी स्पोर्ट्स पार्टनरशिप की बात हो रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप को जिस तरीके से लॉन्च किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप दोनों देशों के रिश्तों को?
अब देखिए, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कई सारे इवेंट्स का एक गवाह बना है। कई सारे रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पर लिखे गए हैं। कई सारा हमने देखा जो हिस्ट्री है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर लिखी गई है। तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैचेस की बात आती है और अन्य क्रिकेट मैचेस की बात आती है। लेकिन आज एक और हिस्टोरिक दिन था, वो इसलिए क्योंकि भारत ऑफ द फील्ड तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में पार्टनरशिप्स कर रहा है, चाहे वो डिफेंस क्षेत्र हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, न्यूक्लियर सप्लाईज हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो या एजुकेशन हो। लेकिन ऑन द फील्ड भी भारत अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में पार्टनर करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, बड़ा अनाउंसमेंट इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो एम है, गोल है, वो एक कॉमन गोल है कि एक बड़े ग्लोबल इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। ऑस्ट्रेलिया एक तरफ ओलंपिक को होस्ट करने जा रहा है 2032 के अंदर। उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट करेगा। 2036 के अंदर भारत फोकस कर रहा है इस बात पर कि कैसे ओलंपिक की मेजबानी की जा सके। तो इस ग्लोबल इवेंट को, इन मेगा इवेंट्स को अगर आपको आयोजन करना है तो जब पार्टनरशिप्स होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान होता है, वही प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि ये जो रोड मैप ऑन स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन का जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान होगा, टेक का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस बात पर फोकस होगा। दोनों ही देशों के प्लेयर्स से आपस में बातचीत करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, स्पोर्ट्स को कैसे खेला जाए, उन तमाम चीज़ों पर फोकस रहेगा। मल्टीपल विजिट्स होंगी दोनों साइड्स की एक दूसरे देशों के अंदर। क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स प्लेयर्स अपने साथ में एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान करेंगे। दूसरा परमानेंट पॉइंट, बियॉन्ड क्रिकेट अब बात हो रही है, केवल क्रिकेट तक बात सीमित नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया में अगर कबड्डी को इंट्रोड्यूस करता है तो कबड्डी पे बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो फुटबॉल का भी क्रेज है। जो एएफएल लीग की जो बात की जाए, वो भी कहने के इंटरेस्टेड है और वो भी कहने के कोलैबोरेट करती हुई दिखाई दे रही है भारत के साथ में। तो बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा गेन नहीं कर पा रहा था और उसको एक बड़े मार्केट की तलाश थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जैसा कहा कि अगर आप क्रिकेट की किसी भी चीज को भारत में लेकर के आते हैं तो उसको नो डाउट बहुत बड़ी रीच मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है। इसलिए देखिए, दिसंबर का दिन कई लोग एक तरह से एक्साइटेड होंगे कि जो बिग बैश लीग है उसका जो मैच है चेन्नई में होने जा रहा है 12 दिसंबर को। तो एक तरफ जो आईपीएल की तर्ज पे जो पॉपुलैरिटी आईपीएल की भारत में मिली है, वही तर्ज की जो एक्सपेक्टेशन है जो बीबीएल को, कि वो भी शायद भारत जैसे मार्केट के अंदर मिलती हुई दिखाई दे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। और जाहिर से डिप्लोमेसी के लिहाज से, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के लिहाज से इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ 2014 के अंदर भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में थे। तब भी वो यहाँ पर जो स्पोर्टिंग प्लेयर्स जैसे कि स्टीव वॉक हो गए, उस समय पर कपिल देव भी इस समय पर मौजूद थे। और हाँ, आज जब वो यहाँ मौजूद रहे तो एक बड़े स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप की शुरुआत की है, जो कि दोनों देशों के संबंधों को ऑन द फील्ड भी काफी आगे ले जाता हुआ दिखाई देगा। साथ में हमारे साथ राकेश थपलियाल जी भी जुड़े हुए। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज ऑस्ट्रेलिया से एमसीजी से जिस तरह की सुंदर तस्वीर निकल करके सामने आई है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस तरह से अब खेल के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य देख पा रहे हैं? देखिए, भविष्य तो बहुत उज्जवल होगा, लेकिन आज की जो बातचीत है उसमें मुझे एक बहुत बड़ा पॉइंट जो नजर आया, जो अमूमन कभी ऐसे सुनाई देता नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर, कि एक स्टेडियम से खड़ा होकर किसी देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि भाई हम भारत का समर्थन करेंगे 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए। जो भारत का दावा है उसके लिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल अनाउंस किया है कि भाई हम भारत का समर्थन करेंगे। हमें बहुत बड़े देशों के समर्थन की जरूरत है कि हम ये जब यहाँ ओलंपिक का आयोजन अपने देश में करने जा रहे हैं, और जिस तरह से कबड्डी को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया कि जब 2036 के ओलंपिक्स होंगे तो भारत का लक्ष्य होगा कि कबड्डी, खो खो और योग जैसे जो खेल हैं इनको उसमें शामिल कराया जाए। तो इसलिए इन खेलों की जो वैश्विक मान्यता है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि लोग इसको दुनिया में इन खेलों को समझें। तो कबड्डी को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के खिलाड़ियों से, जूनियर खिलाड़ियों से मुलाकात की, स्टीव वॉ से मुलाकात की, लीजा के साथ उनकी जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की। और जब एक स्टेडियम के अंदर से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का बयान होता है तो वो एक बड़ा महत्व देता है। और बात की गई कि ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें सहयोग ज्यादा लिया जाएगा, टेक्नोलॉजी में लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी की तर्ज पर ही यहाँ पर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी खोली गई। काफी पहले से उस चीजों को अपनाया गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद इसको बहुत तेजी से इसमें विकास होगा। और जो दोनों देश, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि हम खाली ऑस्ट्रेलिया की मदद नहीं ले रहे, ऑस्ट्रेलिया भी हमारी मदद ले रहा है कि जिस तरीके से अपने क्रिकेट की बिग बैश लीग की ओपनिंग जो मैच है वो भारत में कराने का उन्होंने तय किया और भारत ने उसको एक्सेप्ट किया।
तो वो एक बड़ी चीज है। दोनों देशों का जो संबंध है आपस में, खेलों के बीच में प्रागृता आएगी और खेल जो कूटनीति है, क्रिकेट कूटनीति के जरिए जो हमारी राजनीतिक चीजें हैं वो भी काफी उसमें सुधार होगा। और खेलों के अंदर आप देखिएगा कि इससे कैसे व्यापार बढ़ेगा, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीखने का, वहां ट्रेनिंग लेने का, वो सारी चीजें, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब भारत के अंदर बहुत जबरदस्त फैसिलिटीज है। और दूसरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई खेलो इंडिया का जिक्र किया, एक वैश्विक मंच पर जाकर एक आपकी जो घरेलू हमारी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में चर्चा करना कि किस तरह से खेलो इंडिया के जरिए जो खेल है वो बड़े शहरों से निकलकर गांव-गांव और छोटे-छोटे कस्बों तक, लोगों तक जो सुविधाएं पहुंच रही हैं वो खेलो इंडिया के जरिए पहुंच रही हैं। खेलो इंडिया एक ऐसा वर्टिकल है जिसमें हमारे पास टॉप लेवल से लेकर और बिल्कुल जमीनी स्तर तक के खिलाड़ियों को सुविधाएं देने, उनकी खुराक का ख्याल रखने, उनकी ट्रेनिंग का, उच्च स्तर की ट्रेनिंग उनको जमीनी स्तर पर देने का जो कार्यक्रम है वो ये बड़ा जबरदस्त चला है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि क्रिकेट कूटनीति इस दौरे पे बहुत जबरदस्त चली है। क्रिकेट स्टेडियम के अंदर से सारी चर्चाएं हुई हैं, तो वो इसलिए संभव हो सका कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक बड़े क्रिकेट प्रेमी रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनका जो क्रिकेट प्रेम है वो बहुत पुराना है और आज उन्होंने दिखाया किस तरीके से प्रधानमंत्री एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर से लोगों को उन्होंने संबोधित किया है। तो वो बहुत बड़ी चीज है और मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होगी, न केवल क्रिकेट के क्षेत्र में बल्कि तमाम अन्य खेलों के क्षेत्र में भी। ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी जिन जिन क्षेत्रों में आगे है उसमें भारत को सहयोग मिलेगा और भारत जिन चीजों में आगे है उसमें ऑस्ट्रेलिया उनसे सहयोग लेगा। बिल्कुल। तो खेल सहयोग से कैसे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आएंगे, आज इसकी बानगी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के जरिए देखी गई है। अरुण जी और थपलियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया, चर्चा की। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सार्थक बातचीत की। ये गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण मुलाकात भारत के साथ संबंध और गहरे करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के मजबूत समर्थन व्यक्त करती है। और नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप दिख रहे हैं नया सवेरा, आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। 1986 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। पीएम की ये यात्रा केवल एक राजनयिक दौरा नहीं बल्कि व्यापार, निवेश, रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण अवसर होगा। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड की यात्रा में पीएम मोदी का फोकस इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी रहेगा। इसके साथ जिस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर रहेगी भारत न्यूजीलैंड रिश्तों के बीच, वो है FTA। जब बात होती है दोनों देशों के रिश्तों की, तो अब मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA की भी बात हो रही है, जो सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्ते में एक ऐतिहासिक अध्याय है।
एफटीए की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि न्यूजीलैंड ने अपनी सभी 8,284 टैरिफ लाइनों पर भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क समाप्त कर दिया है। यानी भारत के 100% निर्यात को शून्य शुल्क पर बाजार मिलेगा। इससे वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मा, प्लास्टिक, रबर, कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारत न्यूजीलैंड के बीच अगर एफटीए पर आधिकारिक मोहर लगती है तो भारत का 100% निर्यात ड्यूटी फ्री हो जाएगा। इसके साथ आपको बता दें कि 8,282 टैरिफ लाइन पर होगी जीरो शुल्क, यानी कि एक बड़ा व्यापार यहां से होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक प्रगति दोनों देशों के बीच नजर आएगी और क्या क्या कौन कौन से क्षेत्रों पर फायदा होगा वो कहीं ना कहीं वस्तु उद्योग उसमें है, इंजीनियरिंग गुड्स है, दवाओं पर जीरो ड्यूटी लग जाएगी। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड डील से जुड़े प्रमुख बिंदुओं का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं। आभूषण, जवाहरात पर जीरो शुल्क लगता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। प्रोसेस फूड पर भी जीरो ड्यूटी की बात कही जा रही है। तो एफटीए पर अगर मोहर लगती है तो एक बड़ा सहयोग दोनों देशों के बीच में दिखता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो एक ट्रेड रिलेशंस की बात हो रही है उसको विस्तार यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन की बात करें तो 2024-25 में भारत न्यूजीलैंड के बीच वस्तुओं का व्यापार 49% बढ़कर $1.3 अरब तक पहुंच गया और भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात $711 मिलियन रहा, जबकि सेवाओं का निर्यात 13% बढ़कर $634 मिलियन तक पहुंच गया। व्यापार में वृद्धि यहाँ पर 52% द्विपक्षीय व्यापार के माध्यम से नजर आती है। भारत और न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार की अगर हम बात करते हैं, भारतीय निर्यात $711 मिलियन की यहाँ पर जिक्र हो रहा है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो भारत का निर्यात 130% बढ़ा है, जबकि आयात केवल 7% बढ़ा है, जिससे भारत के पक्ष में सकारात्मक व्यापार संतुलन नजर आया है। 2015 में $855 मिलियन यहाँ पर व्यापार और 2025 में $1.28 अरब का। तो लगातार व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। अगर व्यापार में वृद्धि की बात करें तो 52% की वृद्धि यहाँ दर्ज की जा रही है भारत न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय व्यापार के बीच में, जहाँ निर्यात जो है उसमें लगातार वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यानी कि भारत न्यूजीलैंड को ज़्यादा निर्यात करता है और न्यूजीलैंड से कम आयात लेता है। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मुआनपुई सायोई ने कहा है कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता सहयोग के नए अवसर खोल सकता है। दोनों देश मिलकर व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश सकते हैं। ऑकलैंड में हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। The free trade agreement is a great opportunity for our two countries to work together. We have complementary economies. The New Zealand side is very strong in their primary industries. They are very strong in horticulture, in dairy, in agriculture. And our side, we have scale and we have the manpower. And as you know, we have done a lot of good joint ventures with other countries around the world. And there is also this opportunity for investment by New Zealand businesses in India. And so I believe that if we work together, we can co-partner, we can co-create, and then we can have innovations which are good for both countries, and then we can sell to further markets as well. भारत और न्यूजीलैंड के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि ऐसे में दोनों देश मिलकर प्रभावी साझेदारी की मिसाल दुनिया के सामने रख सकते हैं। Pradhan Mantri has Mahasagar vision, which is the free and open Indo-Pacific as well. So New Zealand and India being maritime nations, there's a lot of connect. So our oceans connect us, they give us our wealth, and we need resilient supply chains, we need each other. Also last year, there is Combined Task Force 150, which New Zealand was leading. It's a multi-nation force. India was part of that, and our INS Tarkash, Indian Navy ship, they seized 2.5 tons of narcotics through the CTF 150 in the western part of the Indian Ocean region. I wanted just to demonstrate and highlight that this is the kind of cooperation we can do together.
और ताज़ा अपडेट के साथ ऑकलैंड से जुड़ गए हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे और भी बातचीत करते हैं, अपडेट लेते हैं। आरेंद्र, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा, इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारत का महासागर विजन है, साथ ही साथ अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो किस तरह से और भी विस्तार होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा? शुक्रिया संध्या और भावना, और सुप्रभात आपको वहां पे और यहाँ पे, क्योंकि लगभग दोपहर का वक्त गुजरने को है। और ऐसे में आपने जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का ये मौजूदा दौरा, जिसकी आज से शुरुआत होने वाली है, और ये 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला न्यूजीलैंड का दौरा है, उस नजरिए से, उस लिहाज से ये बेहद खास अपने आप में होने वाला है, क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 4 दशक बाद ये जो यात्रा हो रही है, ये अपने आप में एक नए पड़ाव के तौर पे होने जा रही है। बीते 2 वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में संबंधों में एक नई गति देखने को मिली है, और इन्हीं बीते 2 वर्षों में हमने देखा उस संबंधों में तेजी आते हुए किस तरीके से लगातार FTA तक की सहमति बनी है। व्यापारिक गतिविधियों को संध्या आपने जिक्र किया, तो बीते 1 वर्ष में लगभग जो हमारा जो ट्रेड है उसमें 49% का उछाल आया है। ये अपने आप में बताता है कि कितनी तेजी से 1-2 साल में ही हमारे व्यापारिक रिश्तों में बहुत गति आई है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और न्यूजीलैंड ने किया है, वो किसी भी देश के द्वारा निगोशिएशंस में सबसे कम समय के बीच में इसको कंप्लीट किया गया है। ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा आपसी समझ और बेहतरी है हमारे दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से। बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि इस FTA के बाद में यहाँ का जो भारत निर्यात करता है उसमें 100% टैक्स में छूट भारत को मिलेगी। और इस FTA के माध्यम से बात की जाए तो अगले 15 वर्षों में $20 अरब का निवेश करने की सहमति भी बनी है। और इसी FTA के माध्यम से जो मोबिलिटी को बढ़ाने, यानी कि लोगों के आवागमन को जो सुगम बनाने की बात है, उस लिहाज से भारतीय पेशेवरों को, तमाम अलग अलग सेक्टर्स में उन पेशेवरों को बहुत ज्यादा मदद भी मिलने वाली है। खासतौर से जो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ न्यूजीलैंड आते हैं, उनको उनकी पढ़ाई के बाद नौकरी की व्यवस्थाएं भी, या कहा जाए वो जो वर्क वीजा होता है, वो भी मिलता नजर आएगा। संध्या, भावना। आरेंद्र, यहाँ आप FTA की बात कर रहे हैं, एक बड़ा बाजार है भारत का, तो न्यूजीलैंड को यहाँ एक बड़ा फायदा यहाँ से होता हुआ नजर आएगा। अगर FTA पे एक मोहर लग जाती है और भारत को भी न्यूजीलैंड से फायदा होता हुआ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब दोनों शीर्ष नेतृत्व की बातचीत होगी तो किन बड़े समझौतों को लेकर यहाँ वहां पर भी हस्ताक्षर होते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो ऑकलैंड के जो भारत से ऑकलैंड की फ्लाइट जाती है, वो कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट अभी नहीं है। फिर UPI को लेकर भी बड़ी बातें हो रही है, साथ ही कृषि क्षेत्र में भी सहयोग को लेकर बातें हो रही है। तो किन किन क्षेत्रों में यहाँ समझौते होते हुए नजर आ सकते हैं? भावना, आपने एविएशन का डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात की, और यहाँ जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो लोगों के मन में यही ख्वाहिश है कि जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी जिसपे भारत और न्यूजीलैंड सहमत हुए हैं 2028 तक, उसको एग्जीक्यूशन को लेकर भी बात हुई है, और कई रूट्स को शुरू करने की बात हुई है भारत के शहरों से और न्यूजीलैंड के शहरों तक। उस पर हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर से इस मौजूदा प्रधानमंत्री के दौरे से उसमें गति मिलती नजर आएगी। आप जिस प्रकार से जिक्र कर रही तमाम सेक्टर्स के लिहाज से, एविएशन के साथ साथ तमाम फार्मास्यूटिकल्स या तमाम अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत अपार संभावनाएं हैं। भारत एक तरीके से मेडिसिन के लिहाज से, फार्मास्यूटिकल्स के लिहाज से दुनिया में वर्ल्ड कैपिटल के तौर पे जाना जाता है, और भारत के जो उत्पाद हैं या मेडिकल उपकरण हैं, उनको यहाँ पर मान्यता देने को लेकर भी, मतलब हमारे जो इनके जो मानक है उसमें अगर कोई बदलाव करने की जरूरत है तो उसको भी करना तय हुआ है। तो ऐसे में फार्मा सेक्टर्स हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर्स के लिहाज से बात हो, या तमाम हमारा जो आपने एविएशन का कनेक्टिविटी का जिक्र किया उसमें ट्रेनिंग के लिहाज से बात हो, ह्यूमन सोर्स कैपिटल को तरीके से कैसे हम उसको टैप कर सकते हैं, जहां पे भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग की बात हो, क्योंकि एडवांसमेंट के लिहाज से अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के पास में बहुत एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज मौजूद है, जिसकी ट्रेनिंग के साथ हमारा जो इंडिया के जो स्किल्ड लोग होंगे वो न सिर्फ दोनों देशों के लिए बहुत बेहतर तरीके से बाजार काम करने के लिए तैयार हो, बल्कि दुनिया के बाजार के लिहाज से भी बेहतर होंगे। आपने दोनों नेताओं के बेहतर तरीके से मिलने का जिक्र किया, तो हम जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और ये सीधे तौर पर फोकस तरीके से नजर आएगा इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। भारत लगातार फ्री नेविगेशन की बात करता है, भारत कहता है मुक्त व्यापार तरीके से सबका नौवहन होना चाहिए, और सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, खासतौर से तरीके से सुरक्षा नजरिए से। बिल्कुल आर्यन, कहीं ना कहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र जो कि ओपन एंड फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है, उसको लेकर भी मुख्य बिंदु कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ा होगा। साथ ही साथ क्या बड़े समझौते हो सकते हैं, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड की जमीन पर कदम रखेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा इन न्यूजीलैंड यात्रा किस तरीके से अहम और खास रहती है। फिलहाल आर्यन, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं फुटबॉल की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास। फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी। फ्रांस के लिए एम्बापे ने 60वें मिनट में डेम्बेले के ने 66वें मिनट में गोल किया। किलियन एम्बापे के इस विश्व कप में 8 गोल हो गए हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। हालांकि गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि एम्बापे के नाम ज्यादा असिस्ट हैं। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच विश्व कप का टॉप स्कोरर बनने के लिए भी रोचक रेस चल रही है। 27 वर्षीय एम्बापे के नाम विश्व कप में 20 गोल हो चुके हैं। वहीं 39 वर्षीय मेसी के नाम कुल 21 गोल हैं। साथ ही आपको बता दें, फ्रांस 2 बार की विश्व चैंपियन है और 2022 के रोमांचक फाइनल में उसे अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता से होने वाला है। आज देर रात क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं आ रही है। स्पेन के खिलाफ कोई टीम एक गोल भी नहीं कर सकी है। मुकाबला लॉस एंजलिस स्टेडियम में आज रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होने वाली है। स्पेन के 18 साल के लामिन यमाल पर नजरें होंगी। वे टूर्नामेंट में 1 गोल कर चुके हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच 22 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें स्पेन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेन ने 12 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि बेल्जियम को 5 में जीत मिली है। वहीं 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 लगातार रोमांचक होता हुआ जा रहा है और जैसे जैसे जीत के करीब टीमें आ रही हैं, ऐसे में रोमांच अब और बढ़ गया है। इस समय हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, सबसे बड़ी रेस जो है वो है गोल्डन बूट की रेस। एम्बापे और मेसी के बीच एक कड़ी टक्कर यहाँ चल रही है, लेकिन नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड को भी भुलाया नहीं जा सकता। वो भी यहाँ पर आगे पीछे ही चल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे वर्ल्ड कप जो है वो अपनी कहना चाहिए कि अब खत्म होने के आसपास आ रहा है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले क्योंकि शुरू हो चुके हैं, इसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन जो गोल्डन बूट की रेस है वो और भी ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि रोमांचकारी होती जा रही है। और ख़ासतौर से जो आपने नाम लिए कि लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे, इनके बीच की जो जंग है गोल्डन बूट को लेकर के, वो एक कहना चाहिए अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। क्योंकि अगर पिछले वर्ल्ड कप को उठा करके देखें तो लियोनेल मेसी के 7 गोल थे, उससे वो आगे बढ़ चुके हैं। वहीं अगर एम्बापे के देखें तो उनका भी जो है वो न केवल गोल कर रहे हैं बल्कि असिस्ट के मोर्चे पे भी उन्होंने खुद को लगातार आगे बढ़ाया है और इसी वजह से वो गोल्डन बूट की रेस में आगे भी चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक तो 8 गोल किए और साथ ही साथ 3 जो है वो असिस्ट किए, यानी कि गोल के मौके बनाए हैं, दूसरे खिलाड़ियों के लिए मौके बनाए हैं ताकि वो गोल कर सके। तो ये एक इस खिलाड़ी की कहना चाहिए जो डेप्थ है, जो खिलाड़ी की खेल की जो गहराई है, वो भी किलियन एम्बापे की इस खूबी में जो है वो नजर आती है। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं जैसे कि अर्लिंग हालैंड है और इंग्लैंड के हैरी केन है, इनके बीच भी इन दोनों टीमों के बीच जब क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा तो यहाँ पर एक लड़ाई इसकी भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फुटबॉल फैंस को जो है वो एक तरफ जहाँ रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों के बीच की जो एक गोल्डन बूट को लेकर के जो जंग है उसका भी एक दिलचस्प खेल जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और गौरव, बीते कल की अगर हम बात करें तो फ्रांस का बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अब स्पेन और बेल्जियम के मध्य होने वाला मैच किस तरह से और भी रोमांच को बढ़ाएगा? देखिए, स्पेन और बेल्जियम, अगर इन दोनों टीमों की बात करें तो दोनों कहना चाहिए कि यूरोपियन टीमें जो हैं वो बेहद खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है। हालांकि धीमा रहा है दोनों का ही कैंपेन, दोनों को अब तक इस वर्ल्ड कप में हार नहीं मिली है। लेकिन हाँ,
स्पेन का थोड़ा एज इसलिए है क्योंकि स्पेन की टीम जो है वो उनका जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहता है। साथ ही साथ वो एक बड़ी खूबी उनकी है कि वो जो बॉल पे पोजीशन रहती है, यानी कि जो बॉल पे कंट्रोल रहता है, उसको बहुत बखूबी तरीके से अपने खेल में उतारते हैं। साथ ही पासिंग के दम पर एक छोटे छोटे पास जो वो बना करके चलते हैं, जिसे हम स्पेनिश भाषा में टिकी टाका भी कहते हैं। उनकी खेल जो एक विशेष कला है उनकी फुटबॉल की, उसको लेकर के जब वो आगे बढ़ते हैं और विरोधी के खेमे को चकमा देने में जिस तरह से कामयाब होते हैं, वो एक उनको प्लस पॉइंट यहाँ पे आगे करती है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बेल्जियम जो है वो जिस तरह से उसने एक कहना चाहिए एक स्लो स्टार्ट किया था, टीम को ईरान और मिस्र के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अपने कैंपेन को राउंड ऑफ 32 में जब टीम पहुंची तो सेनेगल को हराया, उसके बाद होस्ट जो थी अमेरिका, उनको पहुंच करके अंतिम 16 में 4-1 से हराया। तो वहाँ से जो एक चेंज मूव जो इस टीम में सही समय पर दिख रहा है, वो एक कहीं ना कहीं स्पेनिश टीम को इससे सावधान रहना होगा। खासतौर से अगर बेल्जियम टीम के अगर खिलाड़ियों की बात करें तो जिस तरह से रोमेलो लुकाकू अभी पिछले 2 मैच से कुछ रंग में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छे साइन है उनके लिए। इसके अलावा केविन डी ब्रुयने है और ट्रोसार्ड हैं जो कि बहुत अच्छे उनके स्ट्राइकर हैं, वो भी बहुत शानदार तरीके से पिछले मैचेस में उन्होंने अपना काम यहाँ करने में कामयाब रहे हैं। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि यहाँ पे एक बेहतर मुकाबला जो है वो बिल्कुल एक बेहतर मुकाबला, एक थ्रिलिंग मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है स्पेन और बेल्जियम के बीच। जिस तरीके से बेल्जियम ने एक बढ़िया कमबैक किया, देखना होगा कि स्पेन और बेल्जियम के बीच कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है और किसकी होती है जीत। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ये थी खबरें फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई। आइए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। महाराष्ट्र के आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले पंढरपुर में योगिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। चंद्रभागा के पावन तट पर विराजमान भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल के जय घोष, भजन और अभंगों की गूंज और अपने आराध्य की एक झलक पाने को उमड़ते श्रद्धालु। योगिनी एकादशी पर पंढरपुर का स्वरूप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। वारकरी परंपरा में भगवान विट्ठल को श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कमर पर दोनों हाथ रखे ईंट पर खड़ी भगवान विट्ठल की दिव्य प्रतिमा सदियों से लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भगवान विष्णु की आराधना का विशेष दिन मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजन करने से पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर की सेवक हेम माली को इसी व्रत के प्रभाव से अपने कष्टों और शाप से मुक्ति मिली थी। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति का पर्व भी माना जाता है। पंढरपुर में हर एकादशी का विशेष महत्व है, लेकिन वारकरी संप्रदाय की भक्ति परंपरा इसे और भी विशिष्ट बना देती है। चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान, मुख पर विट्ठल नाम और संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और संत नामदेव के अभंगों की गूंज। यहाँ भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सहज और सरल पद्धति बन जाती है। योगिनी एकादशी केवल उपवास और अनुष्ठान का पर्व नहीं बल्कि आत्म संयम, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का उत्सव है। और पंढरपुर में यही आस्था जब विट्ठल विट्ठल के जय घोष में बदलती है तो चंद्रभागा का तट
मानो महाराष्ट्र की सदियों पुरानी भक्ति परंपरा का जीवंत साक्षी बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम की, जान लेते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको कुछ खास झलकियां दिखाते हैं। और एक खास झलक आ रही है भारत का नीला स्वर्ग कहे जाने वाले अंडमान निकोबार से, जिसके जलीय जीवों की दुनिया बेहद अद्भुत है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने भी इस अद्भुत दुनिया की झलक साझा की है। आप देखें ये नीली दुनिया। इसी के साथ मुझे संध्या और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।